और पूर्वी घाट पर्वत। तो सबसे पहले हम भारत में पश्चिमी घाट पर्वत को पढ़ेंगे। और दोस्तों इस पश्चिमी घाट पर्वत में यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि यह भारत देश के पश्चिम की दिशा में होगा। और पश्चिम की दिशा में आप देखते हैं, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया पश्चिमी घाट पर्वत, क्योंकि भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। ये भारत के अंदर ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, यह जो चट्टान नुमा क्षेत्र है। और इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार में आप यदि देखेंगे तो भारत, यह पूरा भारत मैंने नहीं बनाया क्योंकि आवश्यकता नहीं थी बनाने की। ये भारत का जो निचला यानी भारत का जो दक्षिणतम भाग है, और दक्षिण में यानी भारत के पूरे भारत के यानी नीचे की ओर जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं। और वहां पर आप यदि जाएंगे तो भारत के पश्चिम की दिशा में यदि जाएंगे और इसके बगल में आपको पता है कि यहाँ पर अरब सागर है, इसके बगल में आपको पता है कि यहाँ पर समुद्र है, बहुत ही विशाल समुद्र है जिसका नाम अरब सागर है। और उसी के किनारे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है और इसे ही हम पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ये है, जैसे आप ये समझते चलिएगा, ये सब ये पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, ये पश्चिमी घाट का ही यह हिस्सा है। तो आप ध्यान से सुनते चलिएगा कि यह जो लाल कलर से मैंने लगातार ये श्रृंखला बनाई है, ये लाल कलर से जो मैंने लगातार श्रृंखला बनाई है, इसी को ही हम पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। समझ में आया? यानी पश्चिमी घाट पर्वत आपने किसे कहा कि लाल कलर से जो ये लगातार आप देख पा रहे हैं कि ऊपर यहां से लेकर यानी यहां से लेकर यहां तक जो हमने बनाया है, ये एक क्या है? लगातार पर्वतों की एक क्या है? श्रृंखला है। एक लगातार पहाड़ियों और पर्वतों और चट्टानों की यह एक श्रृंखला है। और यही इसी को ही हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत। तो सबको समझ में आया कि पश्चिमी घाट पर्वत हम किसे कहेंगे? कि हमने देखा कि यह पश्चिमी घाट पर्वत का जो विस्तार है दोस्तों, इसका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। यह पश्चिमी घाट पर्वत यदि हम बात करें कि जहां पर ताप्ती नदी डूबती है गुजरात में, जहां से यह सूरत शहर के पास गुजरात में डूबती है ताप्ती नदी, जब अरब सागर में यह डूबती है सूरत के पास, यहाँ पर जाकर जब ये कच्छ की खंभात की खाड़ी में जाकर ये डूबती है, ये गुजरात के बगल में जो समुद्र है अरब सागर, और ये है खाड़ी जिसे हम कहते हैं खंभात की खाड़ी। और यहाँ पर जब ताप्ती नदी डूबती है और उसके मुहाने से लेकर यानी वहां से यह स्टार्ट हो जाता है ये पश्चिमी घाट पर्वत, और सीधा सीधा ऐसे किनारे किनारे ये चला आता है। और यहाँ हमारे देश का सबसे दक्षिणतम छोर जिसे हम कहते हैं यह कन्याकुमारी, यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो आपने एक पॉइंट सीख लिया कि यदि आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। यानी ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो आप यह आंसर दे देंगे। और साथ ही साथ यदि एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बताओ तो थोड़ा कि कितने किलोमीटर का ये है पश्चिमी घाट पर्वत, तो आप कहेंगे कि सर यह 1600 किलोमीटर का है ये पश्चिमी घाट पर्वत। कितने किलोमीटर का? 1600 किलोमीटर। और यहाँ से एक वन लाइनर फैक्ट और अच्छा बन के आएगा कि इसे पश्चिमी घाट पर्वत को ही इसका एक दूसरा प्यार से हम जो इसे नाम बुलाते हैं उसे सह्याद्री कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? यानी पश्चिमी घाट पर्वत को ही सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैडम आप ऐसे बैठिए जैसे कोई मार के बैठाया हो। चलिए, तो इसे क्या कहा जाता है? उसे बोलिए, क्या कहा जाता है? इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। कितना सबको समझ में आया? और उससे भी सबसे अच्छा वन लाइनर फैक्ट ये बनकर निकल आ रहा है कि यदि हम आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताओ जरा कि भारत देश का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आंसर क्या देंगे? हमने कहा कि भारत देश की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला क्या है? हिमालय है।
2400 किलोमीटर की है, तो फिर किसी दिन एग्जामिनर यह भी तो पूछ सकता है कि दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला क्या है। तो दोस्तों यही पश्चिमी घाट पर्वत ही यह हमारे भारत देश का दूसरा सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। तो आज के बाद याद रहेगा। अभी ये वन लाइनर फैक्टों को हम लिखवा भी देंगे, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा बहुत जो हमने नहीं लिखा है वो भी हम लिखवा देंगे। तो इतनी बातें सबको समझ में आई। तो क्या क्या सीखा आपने पश्चिमी घाट पर्वत में कि इसका विस्तार कहां से कहां तक? ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। यह कितने किलोमीटर का है पर्वत? 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री इसे कहा जाता है। इतना सबको समझ में आया? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम इस पर्वत में, इसमें पर्वत में स्थित ऊंची ऊंची इसकी पहाड़ियों को समझेंगे। इस पर्वत में विराजमान, इसमें पर्वत में स्थित यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को समझेंगे कि कौन से मोहल्ले और गांव में और कौन से राज्य में ये पहाड़ियां स्थित हैं। देखिए, पिता यानी पूरा पर्वत तो कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत। यानी ये है तो पूरा पश्चिमी घाट पर्वत, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहाड़ियां हैं, और उन राज्यों में वो कौन सी वो पहाड़ियां हैं तो उनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपने जब जाना कि ताप्ती नदी से मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, मतलब ये इतना लंबा चौड़ा जब ये पर्वत है तो उसमें कहीं ना कहीं पहाड़ियां भी स्थित होंगी, ऊंची ऊंची चोटियां भी स्थित होंगी, तो वहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, सबसे पहले हम महाराष्ट्र राज्य में आते हैं, और महाराष्ट्र राज्य में स्थित यहाँ पर इस पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित ऊंची ऊंची पहाड़ियों को जानते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत में कौन सी ऊंची पहाड़ी इसमें पाई जाती है। तो आप देखेंगे कि कलसुबाई की पहाड़ी है, यह कलसुबाई की पहाड़ी है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, और जो कि ये पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित है। यह कलसुबाई की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। क्या है? 1646 मीटर। फिर से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपने अभी जाना पश्चिमी घाट पर्वत को। अब पश्चिमी घाट पर्वत यह महाराष्ट्र राज्य में यदि हम बात करें तो यहाँ पर इस महाराष्ट्र राज्य में इसी पश्चिमी घाट पर्वत पर यहाँ पर पहाड़ियां पाई जाती हैं, जो कि जिसका नाम क्या है? कलसुबाई की पहाड़ी। कौन सी बाई? कौन सी बाई? कलसुबाई की पहाड़ी दोस्तों इस पश्चिमी घाट पर्वत में यह महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी है। सबसे ऊंची पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य में कौन सी है? इसकी ऊंचाई कितनी? 1646। और ये किस पर्वत में स्थित है? यह पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित यह महाराष्ट्र राज्य में, जिसका नाम है इस पहाड़ी का कलसुबाई की पहाड़ी, और यहाँ पर इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। कितने मीटर? 1646 मीटर। कितने मीटर? 1646 मीटर। बहुत बढ़िया। और इसी महाराष्ट्र राज्य में दूसरी यहाँ पर एक और पहाड़ी है जिसका नाम है महाबलेश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? महाबलेश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? महाबलेश्वर की पहाड़ी। और ये महाबलेश्वर की पहाड़ी दोस्तों यह भी पश्चिमी घाट पर्वत में ही स्थित है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में, याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन से राज्य में है ये? यानी महाराष्ट्र में कितनी पहाड़ियां आपने पढ़ा? पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? महाबलेश्वर की पहाड़ी और कलसुबाई की पहाड़ी। ये दो पहाड़ियां आपने महाराष्ट्र राज्य में याद की। एक तो कलसुबाई की पहाड़ी और दूसरी महाबलेश्वर की पहाड़ी। और दोस्तों एक पॉइंट मैंने और लिखा है, बहुत ध्यान से यदि आप देख पा रहे होंगे तो हमने यहाँ लिखा है कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और ये कृष्णा नदी हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है और इसी पश्चिमी घाट पर्वत से, इसी महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी, और ये भारत की बड़ी नदियों में से एक है यह कृष्णा नदी दोस्तों। और ये कृष्णा नदी का जो उद्गम है इसी महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है। जब आपको हम नदियां पढ़ाएंगे तब इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे, लेकिन अब नाम आया है तो पढ़ लेना चाहिए। तो कृष्णा नदी यहीं से निकलती है, इसी महाबलेश्वर पहाड़ी से। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर पहाड़ी से। आपको पता है कि कृष्ण भगवान
है और कृष्ण बहुत ही महाबलशाली थे। और कृष्ण कैसे थे? महाबलशाली। इसलिए महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकली? क्योंकि कृष्ण है भगवान और वही तो बलशाली है, इसलिए महाबलेश्वर है। और महाबलेश्वर पहाड़ी से निकली कौन सी नदी? तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। फिर उसी के नीचे हम दूसरे राज्य में आते हैं और गोवा को पार करके हम कर्नाटक में आते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं। यहाँ पर दर्रों को भी पढ़ लेते हैं। दर्रे हमने कल आपको याद कराया था, आज हम फिर से उन दर्रों की बातें करेंगे। तो आपको हमने बताया था कि दर्रे का काम क्या है। ये दो पहाड़ों के बीच का सकरा रास्ता होता है ये दर्रा। तो देखिए ये दर्रा आया और इन दो पहाड़ों के बीच में ये दर्रा स्थित है, जिसका नाम है थाल घाट दर्रा और जिसका नाम है भोर घाट दर्रा। ये दोनों के दोनों दर्रे महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। हमने इसे पहले ही बताया था आपको दर्रे वाली क्लास में। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, सबसे बन जाएगा। यस। तो थाल घाट और बोर घाट दर्रा ये दोनों के दोनों दर्रे हैं और ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए बहुत अच्छा, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं कर्नाटक राज्य में और इस कर्नाटक राज्य में इस पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित इन पहाड़ियों को पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ने हैं इस पश्चिमी घाट पर्वत में। तो हमने देखा कि यहाँ पर 3 पहाड़ियां पाई जा रही हैं इस कर्नाटक राज्य में। एक का नाम है कुंद्रेमुख की पहाड़ी, दूसरे का नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी और तीसरे का नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो इस तरह आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी पहाड़ियां पाई जा रही हैं। कौन कौन सी वो पहाड़ियां हैं? कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? चलिए तो हम देखेंगे इन पहाड़ियों को कि कुंद्रेमुख की पहाड़ी और कौन सी? बाबा बुदन की पहाड़ी, कुंद्रेमुख की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी और कौन सी होगी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। इन पहाड़ियों को भी हम पढ़ते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि देखिएगा ये कुंद्रेमुख की पहाड़ी ये पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित, यह कर्नाटक राज्य में स्थित ये सबसे बड़ी पहाड़ी, सबसे ऊंची पहाड़ी है। जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा था कि कलसुबाई इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी थी महाराष्ट्र राज्य में, उसी तरह कर्नाटक राज्य में कौन सी होगी? यानी कुंद्रेमुख की पहाड़ी इस कर्नाटक राज्य में इस पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। कितने मीटर? 1892 मीटर। कुंद्रेमुख की पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी है कौन से राज्य में? देखिएगा इसका विस्तार तो बहुत सारे राज्यों में है, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहाड़ियां हैं, तो उनको हम अलग अलग ही करके पढ़ेंगे। अब आप कर्नाटक राज्य में आओगे तो वहां पर आप कुंद्रेमुख को पढ़ोगे और बाबा बुदन को पढ़ोगे और ब्रह्मगिरी को पढ़ोगे। तो यहाँ पर कितनी पहाड़ियां आपने याद की? सबसे पहले दूसरी बाबा बुदन की पहाड़ी और तीसरी ब्रह्मगिरी की। और दोस्तों ये बाबा बुदन की जो पहाड़ी है ये काहे के लिए फेमस है? ये कॉफी के लिए बहुत फेमस है। काहे के लिए है? कॉफी के लिए। यहाँ पर कॉफी बहुत बढ़िया मिलती है, यानी कॉफी की खेती बहुत अच्छी होती है। तो ये बाबा बुदन की पहाड़ी। और यदि ब्रह्मगिरी पहाड़ी की बात करी जाए तो यहाँ पर कावेरी नदी यहीं से निकलती है, इसी पश्चिमी घाट पर्वत के कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है दोस्तों यह कावेरी नदी। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बाद में हम नदियों में इसमें चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो ये है कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ही निकलती है, याद रहेगा? यस सर। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा इसको भी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी को भी। अब आगे आते हैं हम, इसी के आगे और आगे बढ़ते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए तो ब्रह्मगिरी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अब एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चन पूछता है और यहाँ आपको ज्यादा अब समझने का यहाँ पे थोड़ा सा विषय है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। चलिए तो देखिएगा और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इस नीलगिरी पर्वत को। किसको पढ़ेंगे? नीलगिरी पर्वत। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इस नीलगिरी पर्वत को, और ये नीलगिरी पर्वत क्या है और किस प्रकार इसका विस्तार हुआ है, यानी कितने राज्यों में इसका विस्तार है, इन चीजों को हम समझेंगे। चलिए तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा ये नीलगिरी पर्वत जो बीच में मैंने इतना बड़ा सा बना दिया इस नीले कलर से, इसका
क्या मतलब है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां से आप चले आ रहे हैं, यहां से आप चले आ रहे हैं, बहुत ध्यान से इधर देखिए सभी लोग, मैडम इधर देखिए, यहां से आप चली आ रही हैं और इधर से कोई आपका मित्र आया और आपसे टकरा जाएगा तो टक्कर होगी कि नहीं होगी। एक और यहां से ये पश्चिमी घाट पर्वत चला आ रहा है और दूसरी ओर ये हरे कलर से ये पूर्वी घाट पर्वत चला आ रहा है, और जहां पर दोनों का मिलन होगा उसी को उससे बन गया नीलगिरी पर्वत। क्या बना? नीलगिरी पर्वत। यानी हमने क्या सीखा कि जहां पश्चिमी घाट पर्वत और यहां से आया ये पूर्वी घाट पर्वत, जब दोनों आपस में मिल गए तो एक गांठ का निर्माण हुआ और ये बहुत सारा एक बहुत बड़ा एरिया बन गया। यहाँ पर्वतों और पर्वतों का यानी पहाड़ों का बहुत बड़ा एरिया बन गया और उसी को ही हम कहते हैं ये नीलगिरी पर्वत। क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत। अब बात समझ में आई? ठीक है, यानी बात समझ में आ रही है। यानी कुछ ऐसा कहने का हो गया कि एक और एक पर्वत आया और दूसरी ओर से दूसरा पर्वत आया और दोनों आपस में मिल गए। सब मिले तो बड़ा एक गांठ बनेगी कि नहीं? बनेगी कि नहीं? ठीक है, जैसे आप रस्सी में भी गांठ बांधते हो तो फिर एक ऐसा मोटा मोटा एरिया आ जाता है कि नहीं? तो उसी तरह ये पर्वत भी तो है, एक और यहाँ से पर्वत चले आ रहे हैं और दूसरी ओर यहाँ से चले आ रहे हैं, और जब दोनों मिलेंगे तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाएगा जिसे हम कहते हैं ये नीलगिरी पर्वत। और ये नीलगिरी पर्वत का विस्तार दोस्तों ये 3 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। एक तो तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक और तीसरा केरल। इन 3 राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। बहुत आराम से इसे आप समझने की कोशिश करिएगा। चलिए एक मैप और आपको बनाते हैं और इसमें आपको समझाते हैं। देखिएगा हमारा भारत कुछ इस प्रकार से है जैसा कि आप सब जानते भी हैं और मैप में मैंने बनाया भी है। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो इस नीलगिरी पर्वत की तो कैसे आप समझेंगे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ये है तमिलनाडु राज्य, यहाँ से आप देखेंगे कि ये है कौन सा, ये है तमिलनाडु राज्य और यहाँ पर है ये कौन सा, केरल। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये है केरल कर्नाटक। हाँ, एक मिनट रुकिएगा, इसको बना लेते हैं। ऐसा ठीक है, तो देखिएगा अब इस जो नीलगिरी पर्वत का जो विस्तार है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर ये इसका विस्तार पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है इस नीलगिरी पर्वत का। अब आप देख सकते हैं कि यह नीलगिरी पर्वत जो हमने इस बड़े मैप में बनाया है कुछ इसी प्रकार से है कि यहाँ पर है दोस्तों ये कर्नाटक राज्य, यहाँ पर है ये केरल राज्य और ये है तमिलनाडु राज्य। यानी इसका इतना बड़ा विस्तार हो गया कि इसका वो विस्तार है वो 3 राज्यों में पाया जाने लगा। एक तो कर्नाटक, दूसरा केरल और तीसरा कौन सा, तमिलनाडु। तीसरा कौन सा, तमिलनाडु। इस तरह आपने सीखा कि इसका विस्तार 3 राज्यों में पाया जाता है। ये है कर्नाटक, ये है केरल और ये है तमिलनाडु। इस तरह आपने देखा कि कर्नाटक ये लिखा है मैंने, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, याद रहेगा सबको। और इस नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, क्या नाम है, इस नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम क्या है, और दोस्तों यह डोडा बेटा यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। कितनी है, ये 2637 मीटर ऊंचाई लिए हुए ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिण भारत की क्या है, भारत की क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये दक्षिण भारत की, मैंने ये लिखा है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो याद रहेगा नीलगिरी पर्वत कैसे बना, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, इसकी ऊंचाई कितनी, ठीक है, इतना सबको बना। फिर और आगे बढ़ते हैं, अभी पश्चिमी घाट पर्वत समाप्त नहीं हुआ, यहाँ से वो मिला, फिर आगे बढ़ा और फिर आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते आपने देखा कि नीलगिरी पर्वत के बाद यहाँ पर एक दर्रा पाया जाएगा जिस दर्रे का नाम है पाल घाट दर्रा। क्या नाम है, इस
दर्रे का क्या नाम है? पालघाट। तो दोस्तों यह पालघाट दर्रा भी ये बीच में यहाँ पर स्थित है। इस नीलगिरी पर्वत और इस अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? यह नीलगिरी पर्वत और यह नीलगिरी पर्वत और यहाँ पर अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? यानी नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? यानी नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पहाड़ी को कौन सा दर्रा अलग कर रहा है? तो यह पालघाट दर्रा इन दोनों को अलग कर रहा है। यह याद रखिएगा, यह पालघाट दर्रा इन्हीं दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यह नीलगिरी, यह पालघाट दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दर्रा है। पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पहाड़ी को अलग करता है कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों इस अन्नामलाई पहाड़ी में, और इस अन्नामलाई पहाड़ी में हम देखेंगे कि यह अन्नामलाई पहाड़ी आप देख पा रहे होंगे कि इस अन्नामलाई पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है अन्नाईमुडी। क्या नाम है? इस अन्नामलाई पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? यह अन्नाईमुडी इस अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर, यह 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है इस अन्नामुडी की। इस अन्नाईमुडी की जो अन्नाईमुडी की जो सबसे ऊंची चोटी है, और यह दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है और अन्नामलाई की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम और इसकी ऊंचाई, और हमने लिखा है कि यह सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की भी। यह दक्षिण भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम? और पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम? अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको हो जाएगी दिक्कत, और कैसे होगी? हमने बताया था कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि अन्नामलाई पहाड़ी है या अन्नाईमुडी पहाड़ी है, या अन्नाईमुडी पहाड़ी है या अन्नामलाई पहाड़ी है। आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे। होगी कि नहीं होगी? बहुत सारी पहाड़ियां और पर्वतों को आपको पढ़ना है अभी, तो बार बार यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और यहाँ पर गलती हो जाती है कि अन्नामलाई को हम पहाड़ी कहते हैं या अन्नामलाई को हम चोटी कहते हैं। यहाँ से गलती होती है कि नहीं होती? हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि अन्नामलाई पहाड़ी के बारे में आप पूछेगा तो आप अन्नाईमुडी लगा के चले आओगे, और जब अन्नाईमुडी पूछेगा तो आप अन्नामलाई बता के चले आओगे। ठीक है, क्योंकि आप देखो ना कि यहाँ पर कितनी सारी इसी तरह की पहाड़ियां हैं। एक है अन्नामलाई, एक है अन्नाईमुडी, एक है अगस्त्यमलाई। इस तरह करते करते बहुत सारी इसी तरह की नाम है, तो गलती होने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। तो बहुत याद ऐसे रख लेना शॉर्ट में कि हमेशा और हमेशा याद रखना कि आप जब कहते हैं अन्नामलाई और अन्नामलाई में माँ आ रहा है, और माँ ही तो बेटा या बेटी को जन्म देती है, और माँ ही तो मोड़ा या मोड़ी को जन्म देती है, या छोरा या छोरी को जन्म देती है। हम अलग अलग बोली भाषा में अलग अलग बेटा बेटी और लड़का लड़कियां ऐसे नामों से पुकारते हैं। तो बस उसी तरह से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि अन्नाईमुडी या अन्नाईमुडी यानी मोड़ी है, यानी मोड़ी मतलब बेटी है, और यानी यह चोटी है, और यही तो ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को छुएंगे। आपके भी तो माँ बाप यही ना चाहते हैं कि हमारा बेटा बहुत बड़ा कोई अधिकारी बने और ये आसमान की बुलंदियों को छुए और कुछ अच्छा बन के दिखाए, जिससे गांव समाज और देश का भला करे। तो यही तो आपकी विचारधारा है आपके माता पिता की। तो दोस्तों इसीलिए तो हमने कहा कि अन्नामलाई क्या है? ये पहाड़ी है, और यही तो जन्म देती है अन्नाईमुडी को, यानी यहाँ मोड़ी को या मोड़े को। यहाँ मोड़े का कोई रोल नहीं है, यहाँ मोड़ी यानी एक लड़की का रोल है। तो याद रखना अन्नाईमुडी क्या होगी? पहाड़ी होगी, और वही ऊंची चोटियों को छुएगी। इसलिए आप यहाँ से एक ऐसा लिंक जोड़ लेना कि अन्नामुडी क्या होगी? पहाड़ी क्या होगी? चोटी होगी। अन्नाईमुडी क्या होगी? चोटी होगी। और अन्नामलाई क्या होगी? पहाड़ी होगी। अन्नामलाई क्या होगी? पहाड़ी होगी, और अन्नाईमुडी क्या होगी? चोटी होगी। कि मोड़ी मतलब लड़की, और वही उसी के तो ज्यादा चोटियां हैं आगे बढ़ने की और अच्छे अच्छे कामों को करने की और बड़ा अधिकारी कोई बनने की। सही है कि नहीं? यस सर। आप भी है ना मोड़ी? अरे बुंदेलखंड में नहीं बोलते कि नहीं? हाँ, और दो हाथ भी है, दो पांव भी है, सैंडल भी है, ठीक है, चप्पल भी है, सब है।
नहीं तो चोटियों की बात हो रही है। क्यों आदनान जी, सही है कि नहीं? बाकी समझ गए शिवम जी? चलिए, तो सब है उनके पास, थोड़ा पानी पी लें। यस सर। थोड़ा आप ही करें। ऐसे ये पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे मन? नहीं, हम लोग सुबह पूछ के जाना पड़ता है ना पानी पीने सर। इतने तक की कहानी समझ में आई? यस सर। चलिए 10 मिनट में समाप्त करते हैं इस पूरे टॉपिक को, ठीक है? तो जल्दी से इसको पढ़ते हैं। चलिए, तो अन्नमलई क्या होगी? पहाड़ी होगी। जब माँ आए तो माँ तो बेटा या बेटी को जन्म देती है, और यानी मोड़ी हमेशा क्या होगी? चोटी होगी। नहीं समझ में आ रहा? अरे जैसे आप भी तो मोड़ा हो किसी के, है ना? अब पिताजी का काम तो अब खत्म हो गया, आप ही से उम्मीद। और नहीं, ये आपका कर्तव्य भी है कि देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि युवा ही तो बढ़ाएगा। बूढ़ों के पास तो सिर्फ एक्सपीरियंस होता है, और जवानों के पास यानी यंग लोगों के पास वो कार्य करने के लिए वो क्षमता है। बूढ़े आपके बराबर दौड़ नहीं सकते, एक्सपीरियंस वाले उनके पास जाता है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो आप ही से उम्मीद है कि आप ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों और ऊंची ऊंची ऊंचाइयों और बुलंदियों को आप छुएंगे, तभी तो घर से निकले हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ मैहर आते हैं इतनी दूर, या जो भी गांव से रहता है, घर से कहीं से भी, या दूसरे शहरों में भी जाते हैं। सब लोग जाते ही हैं। नौकरी करने भी जाओगे कि नहीं जाओगे? ठीक है, तो बस वही है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर हम आते हैं दूसरी किसी पहाड़ी पर, और अन्नामलई के बाद आपको मिलेगी अगस्त्यमलई। और ये अगस्त्यमलई की पहाड़ी भी आप देख पा रहे होंगे कि यहीं पर ही स्थित है ये अगस्त्यमलई की पहाड़ियां। और सबसे दक्षिण में आप आएंगे तो यहाँ पर स्थित है कार्डमम या इलायची की पहाड़ी दोस्तों, या कार्डमम या इलायची की पहाड़ी भी यहीं पर ही स्थित है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, एग्जामिनर थोड़ा सा यहाँ से आप एक क्वेश्चन आपसे थोड़ा पूछेगा, वो ये कहेगा कि बताइए कि कार्डमम पहाड़ी या अगस्त्यमलई पहाड़ी या अन्नामलई पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों में है? ठीक है, जैसे आपने सीखा कि नीलगिरी पहाड़ी या नीलगिरी पर्वत का जो विस्तार था वो 3 राज्यों में था, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। इसी तरह अगस्त्यमलई, अन्नामलई और कार्डमम या इलायची पहाड़ी का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है? तो आप देखेंगे इन पहाड़ियों का विस्तार कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, और आप देख पा रहे हैं कि यह यहाँ पर तमिलनाडु को भी टच करती है, और यहाँ पर ये केरल को भी टच करती है। इसलिए तो हमने लिख दिया कि केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है, इस अन्नामलई का भी और इस अगस्त्यमलई का भी और इस कार्डमम का। तो आज के बाद बता पाओगे? बता पाएंगे? मैप में देख पा रहे होंगे। ये मैप छोटा बड़ा है, इसमें हमने राज्य नहीं बनाए हैं, लेकिन ये छोटे मैप में आप देख सकते हैं, इसमें हमने राज्य भी बना दिया।